ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर अब दौसा से है। आपको बता दें कि बीते दिनों किडनैप हुआ छात्र अनमोल अरोड़ा घर वापस लौट आया है। पुलिस ने अनमोल को सीकर के खंडेला क्षेत्र से दस्तयाब किया। पुलिस पूछताछ के दौरान अनमोल ने बताया कि किडनैपर्स ने ना तो उसके और ना ही उसके परिजनों से पैसों की डिमांड की, बल्कि अपहरण करने के बाद आरोपियों ने अनमोल को सीकर के खंडेला के एक होटल में रखा था। आपको बता दें, दौसा एसपी ने एसआईटी का गठन कर करीब 200 पुलिस के अधिकारी और जवान इस मामले में शामिल किए थे। बताया जा रहा है कि इस अपहरण केस में करीब 5 से 6 आरोपी शामिल थे। फिलहाल पुलिस अब सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। से ही बहुत अच्छा रहा। मेरे फ़ोन करने के तुरंत बाद ही पुलिस 5 मिनट के अंदर सक्रिय हो गई। उसके बाद में बांदीकुई में एसपी साहब भी पधारे, डीएसपी साहब भी पधारे, जो भी आला अधिकारी हैं वो पधारे हैं। उसके बाद में आईजी साहब भी बांदीकुई में पधारे हैं, उन्होंने आकर के पूरी सिचुएशन की जानकारी ली है। उसके बाद आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे कलेक्टर साहब भी इस जानकारी के लिए आए हैं और पूरा प्रशासन की तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिला है। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कई गुना मुझे प्रशासन ने सहयोग दिया है। दोपहर करीब 1 बजे अनमोल अरोड़ा सन ऑफ श्री मनीष अरोड़ा कॉलेज से अपने घर जा रहा था। घर के पास में एक बेलेनो कार में सवार 5 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमने हमारे एडिशनल एसपी साहब लालचंद जी कायल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। बात सीएचए के आंदोलन की। शहीद स्मारक पर धरने का 29वां दिन आज है और आज से 5 सीएचए क्रमिक अनशन भी करेंगे। कई जिलों से सीएम को पोस्ट कार्ड भी भेजे जाएंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 29वां दिन, 1 तारीख से धरना इन्होंने शुरू किया और आज 29 दिन इनके धरने को हो गए हैं। क्रमिक अनशन पर भी बैठ गए हैं 5 कोविड सहायक, स्वास्थ्य सहायक यहाँ इसी जगह पर शहीद स्मारक पर अनशन कर रहे हैं और इन्होंने कह दिया है जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बड़ी संख्या में महिला पुरुष यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, गर्भवती महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हम लगातार इनकी तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रहे हैं और कुछ दिनों बाद शादी भी होनी है कुछ महिलाओं की, लेकिन उन्होंने कह दिया है जब तक मांग नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस नौकरी पर ही हमारा पूरा जीवन आधारित है, मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। 70-80 बहन भाई हमारे लड़ रहे तो हम भी इनसे वो दूर नहीं जाएंगे। हम मंडप यहीं सजा लेंगे, हम यहीं फेरे खा लेंगे। नौकरी के लिए आए हैं ताकि सरकार हमें संविदा केंद्र में शामिल करे। घर वाले रोज फोन करते हैं, उनका रोज फोन आता है और वो भी यही कहते हैं कि यहाँ से नौकरी लेके ही आना। हाँ, तब तक मत आना, ये बोलते हैं। तब तक मत आना, अपना हक लेके ही आना। पर्सनल से लेके आए हम तो कुछ जाके निजी दिखा के आए सर। नहीं तो यहाँ तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी। क्या करें, नौकरी तो जरूरी है सर, नौकरी तो जरूरी है हमें। मेरे भैया के साथ। भैया के साथ धरना दे रहे हो? हाँ। क्यों? मेरे भैया की नौकरी चली गई है इसलिए। भैया की नौकरी चली गई है। बताओ क्या कहोगे आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे आप? कि मेरे मामा की नौकरी वापस ले आए। खबर दौसा से है, जहां कई क्षेत्रों में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। ये बच्चे स्कूल आते वक्त बोतल में पानी भरकर लाते हैं, लेकिन बोतल का पानी खत्म होने के बाद फिर से वही दूरी तय कर पानी भर वापस स्कूल जाते हैं। इस मामले में स्कूल अध्यापकों का कहना है कि उन्होंने स्कूल में पानी की कोई व्यवस्था उनके स्कूल में नहीं है। इस समस्या की वजह से छात्र अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते। आपको बता दें, स्कूलों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति के लिए कई योजनाओं पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। ऐसे में पानी की समस्या से जर्जर ये स्कूल इन प्रशासन के मुंह पर कड़ा तमाचा है। यहाँ देश का भविष्य पानी की तलाश में भटकता नजर आ रहा है। बड़ी समस्या है। यहाँ पर बच्चे अपनी बोतल लेके आते हैं, जब बोतल में पानी खत्म हो जाता है तो ये जैसे लंच वो होता है समाप्त, तो उसके बाद ये घर से वापस दोबारा पानी भर के लेके आते हैं। सर, पानी की व्यवस्था स्कूल में है नहीं, काफ़ी साल हो गए। अभी गत वर्ष इसमें अपने अमृत जल परियोजना के तहत एक आरओ प्लांट लगाया, लेकिन उस पर भी एटीएम कार्ड की व्यवस्था है
और उसमें बैटरी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जब लाइट आती है तभी हम पानी ले पाते हैं, कार्ड का उपयोग कर पाते हैं, जो कि एक कार्ड हमें उसकी योजना के तहत मिला हुआ है, लेकिन पानी की उसमें 100 रुपये का कार्ड लिमिट है। पानी की यहाँ पर भयंकर समस्या है। जल स्तर नीचे जाने से हैंडपम्प भी सूख गए और फ्लोराइड पानी है, आरओ भी नहीं है, इसलिए पानी पीने की तो बहुत भयंकर समस्या है। अच्छा, आरओ प्लांट कई जगह लगे हैं, तो आपने कभी जनप्रतिनिधियों से इनसे बात की है कि यहाँ भी लगा? हमने कई बार लिखा है कि काड़कों में फ्लोराइड पानी है, आरओ लगाया जाए, लेकिन नहीं लग पाया। नाम तो उसी तो मैं हैंडपंप पानी भरवा आ रहा था, स्कूल में पानी कौन था? कौन गुरुजी? शिवा कत्ते पानी कौन? वो मुंडा से बोल आया ना। कौन? तो रोज आओ तो पानी भरवा जाए हैंडपंप पे? अम्मा कर दी। अच्छा, तो हैंडपंप दबा कौन? तो गुरुजी ले रहा हो तो? गज्जू ले रहा था। पढ़ाई की। पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे पानी की वजह से। अपने 2 दिवसीय हाड़ौती दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार की शाम बूंदी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बूंदी जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शेखावत ने ईआरसीपी पर एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया और सियासत छोड़कर 13 जिलों के लिए 75% जल उपलब्ध कराने की योजना बनाने की नसीहत दी। राजगढ़ में मंदिर गिराए जाने के मामले में भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण में जुटी हुई है। को छोड़कर के राजस्थान के 13 जिलों के जनता के व्यापक हित में राजस्थान सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैंने आज भी आग्रह किया है, मैंने मंत्री जी से भी कहा है और अधिकारियों से भी कहा है कि ये बयानबाजी से लाभ नहीं होने वाला है। वहाँ आए, आकर के बैठे, हम टेबल पर उसको चर्चा करें और जो राजस्थान की जनता के हित में उस पर एक कदम आगे बढ़े। एक दिन भी व्यर्थ करना जनता के जो है हितों पर कुठाराघात करने जैसा है। चलिए, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लिए चलते हैं सीधा। सैलरी अगर आपका इनकम आ जाएगी तो क्लास 4 के कर्मचारी को भी नहीं मिलेगा। दूसरा जो है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर जो है, वहां पर जो है पंचायती राज में आरक्षण खत्म कर दिया पिछड़े वर्ग का। उसका मुख्य कारण यह है कि जो जातीय जनगणना होनी थी 2019 में, वो इन्होंने शुरू नहीं करी, और जो 2011 में जो अपने हमारे मोइली जी की अध्यक्षता में जो जातीय जनगणना थी, उसको आज तक उजागर नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है 2011 की जनगणना को उजागर करें। कोर्ट कहता है कि साहब डाटा दीजिए हमें। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, शैक्षणिक, आर्थिक तौर पे कौन कौन लोग पिछड़े हैं, इसकी कितनी जनसंख्या है, वो सब तब आएगा जब कास्ट सेंसस होगा। तो एक तो हम कास्ट सेंसस की पूरे देश में मांग करते हैं, कास्ट सेंसस होना चाहिए। और पंचायती राज के लिए संशोधन लेके आए केंद्र सरकार कि पिछड़ों को जो उनका आरक्षण है, 27% का जो आरक्षण है, वो वापस बहाल किया जाए और कोर्ट के अंदर जो है वो हल्फनामा दें। और अगर कास्ट सेंसस उन्होंने तो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के लोगों ने किया, चुनाव हम जब करेंगे जब आप कास्ट सेंसस कर लेंगे, जब आप हमें डाटा देंगे। डाटा नहीं है वहाँ। तीसरी बात जो है, देखिए, जुडिशरी हमारा एक बहुत अहम अंग है। जुडिशरी बहुत अहम अंग है हमारा, उसमें कॉलेजियम सिस्टम है। हम चाहते हैं उसके बारे में कमीशन होना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इसी के तहत टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए देवली में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की। वहीं बाना जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी देवली में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। खासकर ईआरसीपी के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार पर चुन चुन कर वार की।
उन्होंने कहा कि किसी भी योजना पर सियासत की बजाय जनहित की बात सोचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गहलोत अपनी जिद छोड़ें तो प्रदेश के 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझ सकती भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने इस परियोजना को भारत सरकार में सबमिट किया। आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तभी परियोजना को जो है वो डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइन के बाद में जब उस परियोजना का इवैल्यूएशन किया गया, मूल्यांकन किया गया, तो यह पाया कि इस योजना को राजस्थान की सरकार ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर बनाया है, 50% निर्भरता पर बनाया है, जबकि देश में कोई भी दो प्रदेशों के बीच में या दो से ज़्यादा प्रदेशों के बीच में बहने वाली। और चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू जेपे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। आईएमएफ चीफ ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत के दृष्टिकोण की सराहना की। आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने पिछले दिनों आईएमएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण की सराहना की। ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में सुधार लाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है, इस बारे में किए एक सवाल के जवाब में आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि भारत पहले से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रोल प्ले कर रहा है और ये एक ऐसा देश है जो डिजिटल करेंसीज के फ्रंट लाइन में है। खासतौर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे भारतीय लोगों को व्यवसायियों के लिए क्रिप्टो एसेट्स में जोखिम को कम करता है। ये सराहनीय है। आईएमएफ बॉस ने भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और क्रिप्टो रेगुलेशन जैसे विषयों पर उनसे चर्चा की। भारतीय वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते आईएमएफ की बैठक में क्रिप्टो करेंसी की जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सभी देशों के लिए सबसे बड़ा जोखिम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फाइनेंस करने में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को लेकर है। उन्होंने आगे कहा कि इस सिचुएशन को हैंडल करना किसी एक देश के बस की बात नहीं है, इसलिए सभी देशों को इसके लिए साथ में मिलकर काम करना होगा। बाइनेंस ने रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी को क्लाइंट इंफॉर्मेशन किया है। रिपोर्ट रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने रशियन फाइनेंस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ROSF से अपने क्लाइंट्स के नाम और पते सहित उनके डेटा शेयर किया है। रॉयटर्स ने आरोप लगाया है कि ये कदम सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि ईस्टर्न यूरोप और रसिया के बाइनेंस हेड ग्लेब कोस्टार्वे ने क्लाइंट डेटा साझा करने के लिए रोस्विन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके पास इस स्थिति में कुछ और करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मामले से वाकिफ एक व्यक्ति ने रॉयटर्स को बताया कि रोस्विन जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी द्वारा जुटाए गए लाखों डॉलर के बिटकॉइन को ट्रैक करना चाहता है। नावाल्नी के हिसाब से इन डोनेशंस का इस्तेमाल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार में करप्शन को उजागर करने के लिए किया गया था। अब रोस्विन नावाल्नी के नेटवर्क की जांच कर रहा है। कोस्टारीव ने इस रिपोर्ट पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। हालांकि बाइनेंस ने कहा है कि नावाल्नी के संबंध में रूसी अधिकारियों ने कभी भी कांटेक्ट नहीं किया। आईआईटी दिल्ली फेस्ट में बाइनेंस की साझेदारी। आईआईटी दिल्ली ने अपनी 3-डे कल्चरल फेस्ट रेंडोजिवस के दौरान NFT टिकट और प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल के लिए एक्सचेंज एंड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बाइनेंस के साथ भागीदारी की। बाइनेंस 30 मिलियन के एस्टिमेटेड यूजर बेस के साथ लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। कंपनी इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। जैसे पिछले ही महीने बाइनेंस ने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से भारत में स्टूडेंट्स के लिए अच्छे आइडिएशन के लिए एक ब्लॉकचेन लॉन्च किया। बाइनेंस ने कहा कि रेंडोजिवस के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी करके वे बेहद उत्साहित हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां देश भर के सबसे टैलेंटेड टेक स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। हम इस बात से खुश हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर स्टूडेंट्स को इंस्पायर और एडुकेट कर पा रहे हैं और Web3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में लोगों को जागरूक भी कर पा रहे हैं। बता दें कि NFT टिकट्स कॉन्सर्ट नाइट्स के लिए इशू की गई है।
तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीक फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। ZP एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।